Good evening dear students. Today let us discuss about transformer on load. आज लोड कंडीशन में ट्रांसफार्मर की एनालिसिस करेंगे। नो लोड कंडीशन में हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। तो ट्रांसफार्मर लोड करने पे कैसे बिहेव करता है, हाउ इट बिहेव्स ऑन लोड। तो पिछले वीडियो में जो हमने बताया था वो बातें अभी भी होंगी। नो लोड कंडीशन में जो हो रहा था वो सब होगा। जैसे कि हमने इनपुट वोल्टेज दिया, एसी करंट फ्लो करेगी, उससे एसी एमएमएफ, एसी फ्लक्स, ये फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ये फ्लक्स क्या करेगा, प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करेगा E1, सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करेगा E2 इज़ ग्रेटर दैन E1 इफ़ N2 इज़ ग्रेटर दैन N1, और E1 इज़ ग्रेटर दैन E2 इफ़ N1 इज़ ग्रेटर दैन N2। ये सब बातें आपको मालूम हैं। तो नो लोड कंडीशन में पिछले वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था उसमें दो बातें जो इम्पॉर्टेंट थी वो ये, एक तो फ्लक्स कांस्टेंट रहता है अगर रेटेड वोल्टेज दिया जाए, दूसरा कोर लॉसेज होते हैं और कोर लॉसेज डिपेंड नहीं करते हैं लोड पे। इसीलिए हम ये बात बोल रहे हैं कि ये जो हो रहा था पिछले नो लोड कंडीशन में वो सब अभी भी होगा, लोड लगाने पर भी होगा। तो देखिए नो लोड कंडीशन में ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 है लेंज के नियम से विरोध करता है उस कारण का जिसकी वजह से पैदा हुआ है। E2 भी उस कारण का विरोध करता है जिसकी वजह से पैदा हुआ है। यहाँ करंट नहीं बह रही है इसलिए विरोध नहीं कर पा रहा है, इसके पास विरोध करने के लिए कोई तरीका नहीं है। लेकिन E1 विरोध कर ले रहा है। E1 कैसे विरोध करता है, ये करंट को रिड्यूस कर देता है। ये अप्लाइड वोल्टेज का हमेशा विरोध करता है। E1 ऑलवेज अपोजेज द V1, इट ऑलवेज अपोजेज द V1, सो इट रिड्यूसेज द करंट। प्राइमरी वाइंडिंग की करंट को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, इसीलिए इसको काउंटर EMF या बैक EMF भी बोलते हैं। दिस EMF रिड्यूसेज द करंट इन द प्राइमरी वाइंडिंग। यही EMF है जो प्राइमरी वाइंडिंग की करंट को कम करता है, बैलेंस करता है, रिड्यूस करता है, अदरवाइज प्राइमरी में करंट बहुत ज़्यादा जाएगी। तो देखिए नो लोड कंडीशन में सेकेंडरी वाइंडिंग में जब करंट नहीं थी तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो करंट होगी वो भी जीरो होगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर के नियम से हमने बताया था I1/I2 इक्वल टू N2/N1, और N2/N1 को हम ज़्यादातर K बोलते हैं। इसको बोलते हैं टर्न रेशियो कांस्टेंट, वोल्टेज रेशियो कांस्टेंट, करंट रेशियो कांस्टेंट, जो भी है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कांस्टेंट भी बोलते हैं। दिस इज़ कांस्टेंट फॉर एवरी ट्रांसफार्मर। अब देखिए I2 अगर जीरो है तो I1 कैसे वैल्यू रख सकता है। I1 का मान जो होगा वो कितना होगा, KI2 होगा, एंड इफ़ I2 इज़ जीरो देन I1 इज आल्सो जीरो। इसीलिए यहाँ पे जो करंट जीरो थी, लेकिन यहाँ से जो करंट है वो जीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो करंट जा रही है तो ट्रांसफार्मर से नो लोड कंडीशन में वो सेकेंडरी में नहीं जाएगी, लेकिन वो जो करंट जाएगी I0 वो क्या करेगी, दो कंपोनेंट में होगी, एक वर्किंग कंपोनेंट, दूसरा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। वर्किंग कंपोनेंट क्या करता है, इस करंट का वर्किंग कंपोनेंट वाला भाग जो है लॉसेस को पूरा करता है और ये वोल्टेज के फेज में होता है। ये हमने पिछले वीडियो में बताया। जो कोर लॉस हो रहा है ट्रांसफार्मर में और वाइंडिंग में थोड़ा सा होता है कॉपर लॉस, उसको पूरा करता है। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट क्या करता है, इस फ्लक्स को प्रोड्यूस करता है। दिस फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस कंपोनेंट। और नो लोड कंडीशन में जो करंट होती है टोटल ट्रांसफार्मर लेता है वो कहलाती है I0, नो लोड करंट। और नो लोड पे जो इसका फेज डिफरेंस होता है वोल्टेज के साथ उसको कहते हैं φ0, नो लोड पावर फैक्टर एंगल। ये सब बातें आपको मालूम है। नो लोड कंडीशन में जो मेन करंट होती है वो होती है IM। ये जिसका मान ज़्यादा होता है इसका मान कम होता है, बिकॉज मैग्नेटाइजिंग करंट इज़ मोर दैन वर्किंग करंट। तो ये इसका जो मेन घटक है ये है, ये कम होता है, तो इसलिए एंगल काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी एंगल से लैग करता है। तो ये जो बातें नो लोड पे हो रही थी अभी भी हैं, अभी भी होंगी, लोड करने के बावजूद भी होंगी। जैसे कि फ्लक्स प्रोड्यूस होगा पहले भी, अभी भी लॉसेज होंगे। कोर लॉस पहले हो रहा था, हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस अभी भी होगा, बिकॉज दे डोंट डिपेंड ऑन दी लोड। लोड पे डिपेंड नहीं करते हैं। लेकिन लोड लगाने से क्या होगा, वो सब चीज़ें जो हो रही थी पहले वो सब होगा, लेकिन लोड जैसे ही लोड ऑन करेंगे ट्रांसफार्मर पे क्या प्रभाव दिखेगा, व्हाट हैपन्स। देखिए लोड लगाने का प्रभाव सबसे पहले तात्क्षणिक प्रभाव पड़ता है यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग में। उसके बाद वो प्रभाव फ्लक्स पे आता है। देखिए सीक्वेंस, यहाँ जो प्रभाव आएगा वो प्रभाव आएगा फ्लक्स पे, फ्लक्स का प्रभाव आएगा इस पे E1 पे, E1 का प्रभाव आएगा करंट पे, यहाँ जो करंट जा रही है उस पे। तो इसका प्रभाव देखिए यहाँ तक आएगा, जो सप्लाई वोल्टेज से करंट ड्रा हो रही है, ट्रांसफार्मर जो करंट खींच रहा है सप्लाई वोल्टेज से, वो वहाँ तक प्रभाव जाएगा जैसे ही लोड लगाएंगे। तो प्रभाव कैसे कैसे यहाँ से, यहाँ का प्रभाव यहाँ कैसे शिफ्ट हो रहा है, यहाँ का प्रभाव यहाँ कैसे शिफ्ट हो रहा है, इसका सीक्वेंस देखिए, क्रम देखिए। हमने बताया था लेंज के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करते हैं जिसके कारण वो उत्पन्न हुए हैं। E2 इसका विरोध करेगा उस कारण का जिससे उत्पन्न हुआ है। E1
किसका विरोध करेगा? उसके कारण जिसके कारण उत्पन्न हुआ है। ये तो विरोध कर ले रहा है, इसमें करंट पहले भी बह रही थी, लेकिन ये विरोध नहीं कर पा रहा था जब तक लोड में करंट नहीं थी, ये विरोध नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही आप लोड ऑन करेंगे, ये लोड क्या होता है मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। ट्रांसफार्मर पे लोड, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है तो इस पे वो सब लोड हैं जो सिंगल फेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करते हैं। ऑल द ऑपरेटर्स, इक्विपमेंट्स, मशीन, दे आर लोड ऑन अ ट्रांसफार्मर, they take single phase electrical energy and they convert in other form, they are load on a transformer। तो यहाँ पे लोड ऑन करेंगे जैसे कि फ़ैन, मोटर या जो आप जो भी घर में अपने सामान जो उपकरण ऑन करते हैं, किसी ना किसी ट्रांसफार्मर पे वो लोड ही है। आप जैसे जैसे ऑन करते जाते हैं नंबर ऑफ़ इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स ट्रांसफार्मर पे, वैसे वैसे लोड बढ़ता जाता है। तो ये है लोड। अब देखिए लोड जैसे ही आप ऑन करते हैं तो क्या होता है, यहाँ जो अभी ओपन सर्किट था, करंट के लिए मार्ग नहीं था, अभी यहाँ करंट के लिए मार्ग मिल गया है। नाउ करंट हैज स्टार्टेड फ्लोइंग हियर। आपने सर्किट को कंप्लीट कर दिया ऑन करते ही, जैसे ही आपने लोड को ऑन किया, नाउ सर्किट इज़ कंप्लीट। अब ये ओपन सर्किट नहीं रहा, अब ये क्लोज्ड सर्किट हो गया, तो इसमें करंट प्रवाहित होने लगेगी I2। अब I2 का मान कितना होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, ये लैग करेगी कि लीड करेगी, लोड के नेचर पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द लोड का मान ज़्यादा होगा, लोड हैवी लोड होगा, करंट ज़्यादा होगी, लोड हल्का होगा, करंट कम होगा। सो दिस करंट I2 डिपेंड्स ऑन दी मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड। छोटा लोड है I2 कम होगा, बड़ा लोड है I2 ज़्यादा होगा। सो I2 डिपेंड्स ऑन दी लोड, मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड। मैग्नीट्यूड ऑफ I2 इज डिपेंडेंट ऑन दी मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड। दूसरा, ये लैग करेगी कि लीड करेगी कि सेम फेज में होगी, ये डिपेंड करता है लोड के नेचर पे। नेचर 3 प्रकार के होते हैं लोड के, रजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव। 3 प्रकार के लोड होते हैं। रजिस्टिव होगा तो I2 जो होगा वो वोल्टेज के फेज में होगा। यहाँ पे जो वोल्टेज होगा उसको V2 कहेंगे, E2 नहीं, क्योंकि यहाँ कोई ड्रॉप होगा, V2। और लोड अगर इंडक्टिव है तो I2 जो होगी वो V2 से लैग करेगी, V2 से I2 लैग करेगी इंडक्टिव लोड में। रजिस्टिव लोड में जो होगा V2 और I2 सेम फेज में होंगे। कैपेसिटिव लोड में V2 और I2 जो होगा वो लीड करेगा V2 से, फाई एंगल से। ठीक है, V2 कौन होगा? ये लोड के टर्मिनल पे जो वोल्टेज होता है उसको V2 कहते हैं। ठीक है, तो लोड में करंट फ्लो करेगी, उसका मान कितना होगा लोड के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा, उसका नेचर, उसका लीड लैग किस पे डिपेंड करेगा? लोड के नेचर पे। ठीक है, जो भी होगी करंट वो करंट है, करंट फ्लो करेगी। सीक्वेंस नंबर 1, नाउ करंट हैज स्टार्टेड फ्लोइंग इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। अब दूसरा, इसके बाद इसका इफेक्ट देखिए। अब लेंज के नियम से E2 क्या करेगा? इस करंट की दिशा ऐसे रखेगा, वाइंडिंग में करंट फ्लो करने लगी ना, लोड में करंट फ्लो कर रही है तो अल्टीमेटली कहाँ जा रही है? ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से होते हुए तो इधर से जा रही है। दिस इज द पाथ। यहाँ से गई करंट, इधर से सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लो किया, फिर गई। तो लेंज के नियम से इंड्यूस्ड EMF अपोजेस द काज दैट प्रोड्यूसेस इट। E2 जो है उस कारण का विरोध करेगा जिसके कारण उत्पन्न हुआ। E2 किसके कारण उत्पन्न हुआ था? E2 उत्पन्न हुआ था फ्लक्स के मान में परिवर्तन की वजह से। अगर फ्लक्स जो है, ये फ्लक्स, इसके मान में परिवर्तन ना होता तो E2 ना पैदा होता। इसलिए E2 विरोध किसका करेगा? इस फ्लक्स का। इस फ्लक्स का विरोध करने के लिए देखिए विरोध कैसे करेगा। इस कॉइल में जब करंट प्रवाहित करेगा ये ऐसी दिशा में कि इसके कारण भी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। कॉइल के कारण एक फ्लक्स पैदा हुआ है। एक फ्लक्स किसकी वजह से पैदा हुआ है? इसकी वजह से, इस वोल्टेज की वजह से। वन फ्लक्स इज बिकॉज ऑफ दिस वोल्टेज, इसको कहते हैं मेन फ्लक्स। दूसरा फ्लक्स पैदा होगा सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट प्रवाहित हो रही है I2, उसकी वजह से एक फ्लक्स पैदा होगा, वो होगा φ2 सपोज। द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय सेकेंडरी वाइंडिंग इज φ2। तो कोर में 2 फ्लक्स हैं। देखिए, एक यहाँ पे 2 फ्लक्स प्रोड्यूस हो गए, एक तो मेन फ्लक्स था ही, दूसरा फ्लक्स प्रोड्यूस कर दिया सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट बह रही है उसने। अब लेंज के नियम से E2 विरोध करेगा उस कारण का जिसकी वजह से उत्पन्न हुआ है। तो ये E2 क्या करेगा कि इसमें करंट की दिशा ऐसी बहाएगा कि जो मेन फ्लक्स है अगर उसकी दिशा नीचे है तो इसकी फ्लक्स की दिशा ऊपर करेगा। अगर मेन फ्लक्स की दिशा ऊपर होगी तो इसकी दिशा नीचे करेगा, क्योंकि इसको विरोध करना है। इसको विरोध करना है। E2 के कारण जो करंट बहेगी उसके कारण जो फ्लक्स पैदा होगा वो विरोध करना है उसको, मेन फ्लक्स का।
मेन फ्लक्स अगर नीचे तो ये ऊपर, मेन फ्लक्स अगर ऊपर तो ये नीचे। तो ये क्या करेगा, इसका तात्क्षणिक प्रभाव देखिए, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। पहले हमने करंट बहाई, लोड जैसे ऑन किया करंट बही। दूसरा, इसमें करंट बहते ही फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, फ्लक्स पैदा हो गया। तीसरा, ये फ्लक्स मेन फ्लक्स के विरोध में होगा क्योंकि लेंज के नियम से। अब विरोध में होगा तो ये क्या करेगा, सीक्वेंस नंबर 3 में देखिए विरोध करना शुरू कर दिया। सीक्वेंस नंबर 4 ये क्या करेगा, विरोध करेगा। तो ये क्या करेगा, कोर के मेन फ्लक्स को कमज़ोर कर देगा, वीक कर देगा, कोर का फ्लक्स कम हो जाएगा। इसको इसीलिए इसको कहते हैं I2 को डीमैग्नेटाइजिंग करंट भी बोलते हैं। I2 इज आल्सो कॉल्ड डीमैग्नेटाइजिंग करंट। इसको डीमैग्नेटाइजिंग करंट क्यों कहते हैं, इसके बहने से जो कोर मैग्नेटाइज हुआ था वो डीमैग्नेटाइज होगा, उसका मैग्नेटाइजेशन का ये विरोध करता है। इसकी वजह से कोर डीमैग्नेटाइज होता है कुछ थोड़ा सा। देखिए, इसने फ्लक्स को कम कर दिया यानी डीमैग्नेटाइज किया, इट रिड्यूसेस द मेन फ्लक्स। तो मेन फ्लक्स का मान कम हुआ। सीक्वेंस नंबर 4 देखिए, मेन फ्लक्स कम हो गया ना, इसकी वजह से, विरोध की वजह से। अब देखिए, अब उसका प्रभाव यहाँ आ गया। अभी तक सब प्रभाव यहाँ चल रहा था, यहाँ चल रहा था, अब प्रभाव देखिए यहाँ आ गया। जैसे ही मेन फ्लक्स का मान कम होगा, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो कितना होता है, N1 × d∅dt। अगर फ्लक्स कम हो गया तो ईएमएफ जो पैदा हो रहा है प्राइमरी वाइंडिंग में, इसका मान भी कम हो जाएगा। प्राइमरी वाइंडिंग के ईएमएफ का मान कम हो जाएगा मोमेंटरी। जैसे ही फ्लक्स कम हुआ कोर में, वैसे ही E1 का मान कम हो जाएगा। और E1 का मान कम हो जाएगा तो यहाँ पे आप अगर KVL लगाएंगे इस लूप में, तो ये जो V1 दिया जा रहा है ये कहाँ कहाँ ड्रॉप हो रहा है, यहाँ ड्रॉप हो रहा है, यहाँ ड्रॉप हो रहा है और यहाँ ड्रॉप हो रहा है। यानी इसका तीनों का सम जो है V1 के बराबर है। तो KVL लगाएंगे तो E1 + I1 R1 + I1 X1, ये तीनों का मान मिलके कितना होगा, V1 के बराबर। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे तो I1 जो प्राइमरी वाइंडिंग में करंट होगी वो कितनी होगी, V1 - E1/Z1। हाँ, हमने बताया था जैसे ही E1 का मान कम होगा उससे क्या होगा। E1 का मान कम क्यों हो गया कोर में, E1 के मान कम इसलिए हो गया क्योंकि इसकी डीमैग्नेटाइजिंग करंट ने मेन फ्लक्स को कम कर दिया। इतना मेन फ्लक्स कम हुआ, E1 का मान कम हुआ, E1 का मान कम हुआ। ये सब घटनाएं बहुत समय नहीं लगता है, इट टेक्स वेरी लिटिल टाइम। मोमेंट्री तुरंत, सीक्वेंस तुरंत हो रहा है सब। V1 इज सेम, जितना वोल्टेज हमने दिया था वो सेम है, लेकिन E1 का मान कम हो गया। Z1 इज आल्सो सेम, Z1 भी उतना ही है जितना पहले था, V1 भी उतना ही है, लेकिन E1 कम हो गया। तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इट ड्राज मोर करेंट, I1 का मान बढ़ जाएगा, I1 का मान बढ़ जाएगा। I1 का मान बढ़ते ही क्या होगा, I1 का मान बढ़ते ही ये MMF ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। दिस कॉइल प्राइमरी वाइंडिंग प्रोड्यूसेस मोर MMF बिकॉज इट इज़ N1 I1 बढ़ा, MMF ज़्यादा पैदा करेगा, MMF ज़्यादा पैदा करेगा, फ्लक्स ज़्यादा पैदा करेगा। तो जितना फ्लक्स इसने कम किया था, ये करंट बढ़ती जाएगी तब तक जब तक कि ये फ्लक्स पुराने वैल्यू पे नहीं पहुंच जाएगा। यानी I1 तब तक बढ़ेगी जितना ∅1 इसने घटाया था, ∅2 जितना इसने कम किया था उतना ∅2 ये पैदा करेगा अतिरिक्त करंट लेकर के। दिस ट्रांसफार्मर टेक्स मोर करंट फ्रॉम द सप्लाई। कितना करंट अतिरिक्त लेगा, जितना कि इसने डीमैग्नेटाइज जितना कर दिया था फ्लक्स को, मेन कोर को जितना फ्लक्स को रिड्यूस कर दिया था इसने, उतना की भरपाई करने के लिए ये करंट ड्रा करेगा। मतलब -∅2, अगर इसने -∅2 पैदा किया था डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स, तो ये जो है ∅2 फ्लक्स पैदा करेगा प्लस, ताकि ये बैलेंस कर दे। तो मेन कोर में जो फ्लक्स होगा सेम रहेगा, इट इज़ सेम। तो इफ़ेक्ट देखिए, इफ़ेक्ट यहाँ लोड लगाया, उसकी वजह से फ्लक्स पैदा हुआ, वो फ्लक्स मेन फ्लक्स के अपोजिट, उस अपोज से क्या हुआ, उसने मेन फ्लक्स को कम कर दिया कोर में फ्लक्स कम हुआ, E1 कम हुआ तो यहाँ से करंट और गई तो MMF बढ़ा, फ्लक्स बढ़ा, और जितना कम हुआ था वो उसकी भरपाई हो गई। तो ये फ्लक्स जो है उतना ही रहेगा सेम। तो ये जो है E1 बढ़ेगा तो ये कम करंट को फिर उतना बैलेंस कर देगा जितना पे ये फ्लक्स बैलेंस हो जाएंगे।
तो इस प्रकार से ट्रांसफार्मर क्या होता है, लोड करने पे प्राइमरी वाइंडिंग से और करंट खींचता है। कितनी और करंट खींचेगा, नो लोड पे जितनी करंट जा रही थी उतनी तो जा ही रही है यहाँ पे, क्योंकि उसका काम अलग है। उसका काम है मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करना और कोर लॉसेस को पूरा करना। साथ ही साथ इतनी करंट ट्रांसफार्मर और खींचेगा सप्लाई से। द ट्रांसफार्मर टेक्स मोर करंट। नो लोड करंट तो थी, जितना पहले करंट थी वो तो थी ही। अब ट्रांसफार्मर सप्लाई से और करंट खींचेगा। किसके लिए, सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट बह रही है उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए अतिरिक्त करंट खींचेगा ट्रांसफार्मर सप्लाई से। तो कितना करंट कुल जाएगी, नो लोड करंट जो पहले जा रही थी वो तो जाएगी ही जाएगी, प्लस सेकेंडरी वाइंडिंग में I2 करंट बहने के लिए उसके करस्पॉन्डिंग जो प्राइमरी वाइंडिंग में करंट होगी उतनी करंट ट्रांसफार्मर और लेगा। एडिशनल, इट टेक्स मोर करंट, इट ड्राज मोर करंट। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट I2 बहने के लिए आप निकाल लीजिए कि प्राइमरी वाइंडिंग में कितना करंट होना चाहिए। ये रिलेशन से आपको मालूम है I1 इक्वल टू के I2, I1 अपान I2 इक्वल टू होता है K, ये मालूम है आपको। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में अगर करंट I2 है तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे करंट कितना होगी। अगर सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट I2 करंट है तो यहाँ पे कितनी करंट होगी, के I2। तो के I2 करंट ट्रांसफार्मर और लेगा नो लोड करंट के अतिरिक्त। नो लोड करंट ले रहा था, के I2 करंट और लेगा ये ट्रांसफार्मर सप्लाई से। किस लिए, सेकेंडरी वाइंडिंग में I2 करंट बहाने के लिए यहाँ पे कितनी करंट चाहिए, के I2 करंट चाहिए, तभी यहाँ I2 होगी। यहाँ I2 तब होगी जब यहाँ के I2 होगी। इसको हम I1 डैश बोलते हैं। I1 डैश मतलब प्राइमरी करंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग I2 इन दी सेकेंडरी, और सेकेंडरी I2 करंट के इक्विवेलेंट प्राइमरी करंट कह सकते हैं। प्राइमरी करंट विच इज़ इक्विवेलेंट टू I2 इन दी सेकेंडरी, उसके करस्पॉन्डिंग प्राइमरी में करंट कितना होगी, I1 डैश, उसका मान कितना होगा, के I2। तो के I2 करंट ट्रांसफार्मर और लेगा सप्लाई से। पहले ले रहा था I0 नो लोड के लिए, और ये जो है I2 के I2 और लेगा। तो ये ट्रांसफार्मर अब कुल कितना करंट खींचेगा सप्लाई से, I0 प्लस के I2, इतना करंट और लेगा। I0 क्यों, जो नो लोड पे कंडीशंस पे हो रहा था उसके लिए, और के I2 क्यों, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में जो इसने I2 करंट फ्लो हुआ उसको पूरा करने के लिए ट्रांसफार्मर प्राइमरी से और लेगा करंट। तो इस प्रकार से ट्रांसफार्मर को लोड करने पे जैसे जैसे आप लोड बढ़ाएंगे, लोड का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे I2 का मान बढ़ेगा। कृपया ध्यान दीजिए, काइंडली सी, जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे वैसे वैसे I2 का मान बढ़ेगा, और जैसे जैसे I2 का मान बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे के I2 का मान बढ़ेगा, और जैसे जैसे के I2 का मान बढ़ेगा वैसे वैसे ट्रांसफार्मर क्या करेगा, प्राइमरी से और सप्लाई से करंट खींचेगा, और इट टेक्स मोर करंट फ्रॉम द सप्लाई। लोड कम करोगे I2 कम होगा, I2 कम होगा, के I2 कम होगा, ये करंट कम होगी, ये करंट कम होगी तो ट्रांसफार्मर कम लेगी, कम करंट खींचेगा सप्लाई से। लोड बढ़ाया तो ये बढ़ेगा के I2, और के I2 बढ़ा तो सप्लाई से और करंट खींचेगा। I0 तो ही है, के I2 और खींचेगा। सो दिस इज़ हाउ ट्रांसफार्मर बिहेव्स ऑन लोड। इफ़ यू इंक्रीज द लोड, ट्रांसफार्मर टेक्स मोर करंट, एंड इफ़ यू डिक्रीज द लोड, ट्रांसफार्मर टेक्स लेस करंट। तो देखिए ये होता है ट्रांसफार्मर में लोड लगाने से। अब प्राइमरी साइड में अगर आप KVL लगा दीजिए, अप्लाइंग KVL इन दी प्राइमरी साइड। प्राइमरी साइड कहाँ है, ये है प्राइमरी साइड। कहाँ है प्राइमरी साइड, ये है, ये दिस इज द प्राइमरी साइड। इसको भूल जाइए, क्योंकि ये जो ब्रांच है इसमें करंट इतना कम होती है कि आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जो V1 दिया कहाँ गया, कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा R1 में, कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा X1 में, कुछ ड्रॉप हुआ यहाँ, कुछ ड्रॉप हुआ यहाँ, और कुछ ड्रॉप होगा कहाँ, E1। तो ये तीनों मिल करके बैलेंस करेंगे V1 को। तो V1 जो है वो कहाँ खर्च होगा, अप्लाइड वोल्टेज को कहाँ पे यूज होगा, E1
प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्लस प्राइमरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में ड्रॉप I1R1, प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस है, करंट I1 है। I1 का मान कितना होगा? I1 का मान देखिए इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। I1 का मान देखिए कैसे निकाल सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था ये है फ्लक्स और नो लोड करंट ये है, दिस इज द नो लोड करंट I नॉट कैसे निकालते हैं हमने पिछले वीडियो में बताया था। इट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ IW एंड IM क्या है? इट इज़ द मैग्नेटाइजिंग करंट। IW क्या है? इट इज़ द वर्किंग करंट। तो IM और IW, दिस इज IM, यहाँ पे IW था, IW, दिस इज IM, इन दोनों का रिजल्टेंट था I0, पहले था अभी भी है। अब इतना करंट सेकेंडरी में जा रही है, कितना? I2। मैंने बताया था सेकेंडरी साइड की राशियाँ नीचे ली जाएंगी, प्राइमरी साइड की राशियाँ ऊपर, और रेफरेंस राशियाँ जो हैं यहाँ ली जाएंगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। तो सेकेंडरी साइड में I2 करंट बह रही है, मान लीजिए सेकेंडरी साइड में इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 है, यहाँ पे V2 कहीं होगा, या तो लीड करेगा I2 से या लैग करेगा I2 से, डिपेंड करता है कि लोड का पावर फैक्टर क्या है। अगर लोड इंडक्टिव है तो ऐसा होगा, अगर लोड कैपेसिटिव है तो V2 इधर होगा, अगर लोड V2 इधर होगा, अगर लोड कैपेसिटिव है तो, अगर लोड रजिस्टिव है तो V2 जो है I2 के फेज में होगा। तो सेकेंडरी साइड में I2 करंट बह रही है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने बताया था प्राइमरी साइड में कितनी करंट होगी, उसको कहते हैं I1 डैश। उसका मान कितना होगा? KI2। अभी हम थोड़ी देर पहले बता चुके हैं KI2। इन ऑर्डर टू फ्लो करंट I2 इन द सेकेंडरी देयर इज KI2 इन द प्राइमरी। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इसके विरोध में होती है, I2 के विरोध में 180 डिग्री आउट ऑफ फेज करंट बहती है प्राइमरी साइड में। देखिए यही करंट है, ये करंट जो हमने बताया था कि ट्रांसफार्मर अतिरिक्त खींचता है, एडिशनल। दिस इज द मोर करंट ट्रांसफार्मर टेक्स फ्रॉम सप्लाई। तो ट्रांसफार्मर ने कुल करंट कितना खींचा प्राइमरी से? I0 पहले ले रहा था और ये करंट ले रहा है प्राइमरी काउंटर बैलेंसिंग करंट। काउंटर बैलेंसिंग करंट इसको इसलिए बोलते हैं कि सेकेंडरी वाइंडिंग के जो करंट I2 है उसको बैलेंस करने के लिए ये करंट प्राइमरी ने और लिया एडिशनल। दिस इज़ मोर करंट। ये किस लिए गई? ये I2 की वजह से गई। ये डीमैग्नेटाइज करती है ना, तो उसको पूरा करने के लिए ये गई प्राइमरी से और करंट, ताकि वो डीमैग्नेटाइज जितना हुआ है वो उसको कंपनसेट कर दिया जाए, काउंटर कर दिया जाए। इसीलिए इसको कहते हैं काउंटर बैलेंसिंग करंट। इट बैलेंसेज दी I2, और ये I2 से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होती है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री है तो I2 से, तो इसीलिए इसको बनाया गया है ऊपर। इसको कहते हैं I1 डैश। इसका मान कितना है? दिस इज KI2। अब प्राइमरी वाइंडिंग में टोटल करंट कितनी जाएगी? प्राइमरी वाइंडिंग में जो टोटल करंट जाएगी I1 वो होगी I0 जो नो लोड पे जा रही थी, प्लस जो सेकेंडरी करंट की वजह से जा रही है अतिरिक्त करंट, वो। इन दोनों का फेजर सम। दिस इज़ नॉट अरिथमेटिक सम बिकॉज दिस इज़ फेजर। ये फेजर राशियां हैं, ये कोई अरिथमेटिक राशि नहीं है, इसलिए अब इनका और इनका रिजल्टेंट ले लीजिए। नो लोड करंट प्लस काउंटर बैलेंसिंग करंट, दोनों का रिजल्टेंट ले लेंगे तो वो हो जाएगी प्राइमरी करंट। तो रिजल्टेंट कैसे लेंगे? यहाँ से पैरेललोग्राम बना दीजिए, समांतर चतुर्भुज। ये इसके पैरेलल में लाइन खींचिए इतनी लंबाई का, ये I0 है नो लोड करंट, पहले भी थी अभी भी है। इसका मान बहुत कम होता है, मेन यही होती है, जितना लोड बढ़ाएंगे इसका फेजर बढ़ता जाएगा लंबा। कम लोड होगा ये फेजर छोटा होगा, ज़्यादा लोड होगा ये फेजर बड़ा होगा। इट इज़ मोर, ठीक है। तो जो भी होगा इसका और इसका, यहाँ एक ये लाइन है I0, ये लाइन है I1 डैश या KI2। इसके पैरेलल में एक लाइन खींचिए दिस, इसके पैरेलल में इसके पैरेलल में एक लाइन यहाँ से खींचिए दिस। इसका मान कितना है? KI2। अब जहाँ दोनों मिलेंगे उसको ओरिजिन से मिला दीजिए, यही है I1, यही है I1 प्राइमरी वाइंडिंग इतना करंट खींचेगा टोटल सप्लाई से I1। दिस इज द प्राइमरी वाइंडिंग करंट I1। दिस इज द फेजर सम ऑफ I0 एंड KI2, नॉट I2, इट इज द फेजर सम ऑफ
I0 एंड KI2। तो ट्रांसफार्मर प्राइमरी से इतनी कुल करंट ड्रा करेगा। इसको आप फेजर की मदद से ऐसे दिखा सकते हैं। I1 यही है, यही टोटल करंट ट्रांसफार्मर खींचेगा सप्लाई से। दिस इज द टोटल करंट ड्रान बाय द ट्रांसफार्मर। टोटल करंट ड्रान फ्रॉम द सप्लाई इज I1। इट इज द फेजर सम ऑफ I0 एंड KI2। I0 क्यों है? ये नो लोड पे भी थी, अभी भी है, ये अभी भी है। ये क्यों गई? इट इज ड्यू टू लोड। लोड को पूरा करने वाली ये करंट है। जैसे जैसे आप लोड बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये कंपोनेंट बढ़ेगा। जैसे जैसे ये कंपोनेंट बढ़ेगा वैसे वैसे I1 का मान बढ़ेगा। लोड बढ़ाओगे आप, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, प्राइमरी करंट बढ़ेगी। इसलिए लोड बढ़ाने का प्रभाव केवल सेकेंडरी में नहीं पड़ता है, लोड बढ़ाने का प्रभाव प्राइमरी तक जाता है, प्राइमरी तक। यहाँ लोड बढ़ाया आपने, यहाँ पे लोड बढ़ाया आपने, उसका असर देखिए यहाँ तक जाएगा। किस रूप में? इट टेक्स मोर करेंट, मोर करेंट। ट्रांसफार्मर में जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे वैसे वैसे सेकेंडरी करंट भी बढ़ेगी और प्राइमरी करंट भी बढ़ेगी, क्योंकि प्राइमरी करंट जो है इट इज द फेजर सम ऑफ नो लोड करंट एंड इक्विवेलेंट करंट और करस्पॉन्डिंग करंट ऑफ सेकेंडरी विच इज़ रिफर टू प्राइमरी। प्राइमरी में उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट होगी वो बढ़ेगी। इस प्रकार से लोड बढ़ाने से ट्रांसफार्मर में क्या बढ़ता है? करंट। किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन में लोड बढ़ाने से क्या बढ़ता है? करंट बढ़ता है, करंट, करंट। इट टेक्स मोर करंट। ट्रांसफार्मर हो, लोड बढ़ाएंगे, करंट बढ़ेगी। मोटर हो, लोड बढ़ाएंगे, करंट बढ़ेगी। जनरेटर हो, लोड बढ़ाएंगे, करंट बढ़ेगी। यहाँ भी लोड बढ़ाएंगे, करंट बढ़ेगी। करंट बढ़ेगी कहाँ कहाँ? करंट बढ़ेगी यहाँ, और उसका असर कैसे यहाँ तक जाता है ये अभी हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो लोड बढ़ाएंगे, यहाँ करंट बढ़ेगी और यहाँ भी उसका प्रभाव बढ़ेगा, यहाँ भी करंट बढ़ेगी। सो ट्रांसफार्मर टेक्स मोर करंट फ्रॉम सप्लाई। लोड बढ़ाने से सेकेंडरी करंट भी बढ़ती है और लोड बढ़ाने से प्राइमरी करंट भी बढ़ती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ करंट बढ़े और यहाँ ना बढ़े। इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो ट्रांसफार्मर टेक्स मोर करंट ऑन लोड। सो हाउ मच करंट इट टेक्स फ्रॉम द सप्लाई मोर एडिशनल, it depends on the magnitude of the load. If load is small, I2 is small, I2 is small, KI2 is small, KI2 is small, I1 is small. And if I2 is more, I2 is more, KI2 is more. If KI2 is more, then I1 is more. So transformer takes more current. तो जैसे लोड बढ़ाएंगे उसका असर यहाँ पे आता है तुरंत, immediately it takes hardly few seconds. तुरंत ही असर आएगा, तुरंत, फ्यू सेकंड्स भी नहीं लगेगा, इमीडिएटली। सीक्वेंस मैंने बताया, इसका असर कहाँ, इसका असर कहाँ, इसका असर कहाँ, इसका असर कहाँ, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। सो हाउ लोड अफेक्ट्स द बिहेवियर ऑफ अ ट्रांसफार्मर, दिस इज़ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। यहाँ लोड बढ़ाने से उसका असर कहाँ कहाँ गया, यहाँ, 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 यहाँ। दिस इज हाउ ट्रांसफार्मर transfers this effect here. So this is the operation of a transformer on a load. लोड कंडीशन में ट्रांसफार्मर इस प्रकार से बिहेव करता है। तो हमने जो KVL लगाया प्राइमरी साइड में, KVL आप सेकेंडरी साइड में भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो सेकेंडरी साइड में इंड्यूस्ड EMF है, सेकेंडरी साइड में इंड्यूस्ड EMF है E2, ये कहाँ कहाँ ड्रॉप होगा? ये सेकेंडरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में ड्रॉप होगा R2, सेकेंडरी वाइंडिंग के रिएक्टेंस में ड्रॉप होगा X2, और यहाँ ड्रॉप होगा लोड में। तो ये जो वोल्टेज होगा E2, दिस इज द ड्रॉप, दिस इज द ड्रॉप, दिस इज द ड्रॉप। सो इट इज द सम ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस। ये तीनों ड्रॉप हैं, ये वोल्टेज को तीनों मिलके ड्रॉप करेंगे। तो ये AC है इसलिए अरिथमेटिक सम नहीं करेंगे, फेजर। E1 फेजर इज V1 फेजर प्लस दिस फेजर प्लस दिस फेजर। E2 जो है, E2 इंड्यूस्ड EMF इन द सेकेंडरी कहाँ कहाँ ड्रॉप हुआ? लोड में।
सेकेंडरी वाइंडिंग के रजिस्टेंस में इतना ड्रॉप हुआ I2R2 और रिएक्टेंस में ड्रॉप हुआ I2X2। इसमें जे लगाया गया है, एक फेज डिफरेंस को शो करता है 90 डिग्री। इसको आप इम्पिडेंस के रूप में भी लिख सकते हैं I2Z2 E2 इक्वल टू V2 प्लस I2Z2। ये Z2 क्या है? ये R2 और X2 का रिजल्टेंट है, ये प्रतिबाधा है सेकेंडरी वाइंडिंग की। तो प्राइमरी वाइंडिंग के प्राइमरी की तरफ जो भी हो रहा है उसको इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं, सेकेंडरी में जो हो रहा है उसको भी इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं। प्राइमरी में ये हो रहा है इट इज़ द फेजर सम ऑफ दिस दैट इज दिस इज द फेजर सम ऑफ दिस बिकॉज दे आर AC। इसी तरह सेकेंडरी में भी हम इक्वेशन लिख सकते हैं। सो ऑन लोडेड कंडीशन दिस इज हाउ ट्रांसफार्मर बिहेव्स, इट टेक्स मोर करंट फ्रॉम द सप्लाई in order to fulfill the current in the secondary winding. So whatever current is going in the secondary winding, it is coming from the primary winding. So transformer takes more current, and how much current it takes, it depends on the magnitude of the load. If magnitude of the load is more, it takes more current. If magnitude of the load is less, it takes less current. If magnitude of the load is more, it takes more current. So this is all about loading of a transformer. In our next video we will discuss about phasor diagram. With the help of phasor diagram we will show how loading affects the transformer phasor diagram. Thank you so much for watching this video. Thank you so much.